और इस टाइम को जो उसका सदुपयोग कीजिए और उसको बिल्कुल वेस्ट मत कीजिएगा। और सबसे मस्ट है कि अपने आप को सुरक्षित रखिए और अपने परिवार को भी। तो चलिए बच्चों, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र का लास्ट पार्ट होगा, आज ये खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट डे यानी कि कल हम सेवा क्षेत्र की शुरुआत करेंगे। तो आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं बच्चों। आज की जो टॉपिक है इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो सिडबी है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो सिडबी है इसका काम क्या है? ये सूक्ष्म लघु एवं जो मध्यम उद्योग होते हैं जिसको एमएसएमई कहते हैं, इनका ये विकास करता है, संवर्धन करता है, उनका वित्त पोषण करता है और उनके विकास और डेवलपमेंट में सहयोग करता है। ये जो एमएसएमई है आप जानते हैं ये आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और ये हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। मेनली तो जीडीपी में देते ही हैं, साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन करके बहुत सारे जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनको रोजगार प्रोवाइड करते हैं और इसीलिए हमारी अर्थव्यवस्था में इनका महत्वपूर्ण स्थान है और इनका जो महत्व है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। तो जो सिडबी है ये इन्हीं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों का संवर्धन, विकास और देखरेख करती है और वित्त पोषण को उनको प्रोवाइड कराती है। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों। आगे है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1948 को हुआ था और ये क्या करता है? इसकी स्थापना हुई और इसके बाद इसका कार्य औद्योगिक प्रतिष्ठान यानी कि जितने भी उद्योग धंधे हैं को दीर्घकालिक तथा मध्यकालिक, साफ मीन्स होता है पैसे की व्यवस्था करना, यानी कि जो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड है, इसके पहले मैंने आपको बताया भी था कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम होता है, राज्य स्तरीय औद्योगिक वित्त निगम होता है, भारतीय औद्योगिक विकास निगम होता है, राज्य औद्योगिक विकास निगम होता है। तो उसमें से एक भी संस्था है जो उद्योग धंधों को वित्त प्रोवाइड करता है और ये जो वित्त देता है, जो साख उपलब्ध कराता है यानी कि जो पैसे प्रोवाइड करता है, ये दीर्घकालिक और मध्यकालिक होते हैं। यानी कि कोई भी उद्योग धंधे को अगर दीर्घकालिक ऋण चाहिए या मध्यकालिक ऋण चाहिए तो वो इन्हीं औद्योगिक संस्थाओं से जो है प्राप्त करता है वित्त और अपने काम को आगे बढ़ाता है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कैसा निवेश होता है? ये शेयर के रूप में होता है, ऋण पत्र के रूप में होता है, बॉन्ड के रूप में होता है। इन रूपों में ये निवेश किए जाते हैं विदेशियों के द्वारा और ये जो होते हैं, ये जो निवेशक करते हैं ये 10% से कम होता है। यानी कि ये जो निवेश होता है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश ये 10% से कम होता है और यानी कि किस लिए किया जाता है? तो विदेशियों के द्वारा कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए जब वित्त का जो है निवेश किया जाता है दूसरे देशों में, मान लीजिए हमारा देश है और हमारे यहाँ जो है विदेशियों के द्वारा निवेश किया जाता है, तो निवेश कहाँ किया जाएगा, कैसे किया जाएगा? तो शेयर के रूप में किया जाएगा। यानी कि कोई कंपनी होगा उसके शेयर को विदेशी खरीदेंगे और जब उस कंपनी का जो शेयर है वो महंगे दामों में बिकेगा या उसका जो है मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी तो विदेशियों को जो है जितना वो शेयर ले रहे हैं उस हिसाब से फायदा होगा। दूसरा जो है ऋण पत्र के रूप में, ऋण पत्र क्या होता है? मैंने इसके पहले ही बताया कि जो भी वित्त औद्योगिक के क्षेत्र होते हैं, औद्योगिक केंद्र होते हैं, उद्योग धंधे होते हैं, ये ऋण पत्र जारी करते हैं। जो लोग उस ऋण पत्र को खरीदते हैं तो उसके बदले में कंपनियों को पैसा पे करते हैं और उस पैसे से वो अपने उद्योग धंधों में निवेश करता है और जब प्रॉफिट होता है तो उस ऋण पत्र को जब वो वापस लेता है तो बदले में उस पर कुछ एक्स्ट्रा पैसे लोगों को देता है जिससे लोगों को फायदा होता है। इसी तरह का बॉन्ड होता है। बॉन्ड भी 2 तरह का होता है। एक होता है कि आप जब खरीद रहे हैं तभी आपको मतलब जो है प्रॉफिट दे दिया जाता है कि आप हमारा बॉन्ड लीजिए और हम आपको इतना ज्यादा जो है अधिक पैसा देंगे, या फिर जो है ये होता है कि आप बॉन्ड को ले लीजिए और जब इसको उसका टाइम होता है 1 साल 2 साल बाद आप बॉन्ड वापस करेंगे तो आपको उसमें जो इतने % और प्लस जो ब्याज है वो जोड़ के दिया जाएगा। तो इस तरह का जो पैसा है, ऋण पत्र है, शेयर है, बॉन्ड है, इसमें जो लोग निवेश करते हैं विदेशी और ये निवेश 10% से कम होता है और ये कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के मोटिव से किया जाता है, तो इसे पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। ओके बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे इसको। आगे है विदेशी संस्थागत निवेशक। ये क्या है? यानी कि जो विदेशी संस्थाएं हैं, कोई कंपनी हो गई, कोई संस्था हो गई, यानी कि बड़े स्तर का जो होता है वो जब निवेश करते हैं संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, कंपनियों के द्वारा निवेश किया जाता है तो बड़े स्तर पे किया जाता है और संस्थाओं में किया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि इसमें आप जो है पेंशन
निवेश या विदेशी संस्थागत निवेशक। लेकिन जो भी लोग निवेश करते हैं ये बड़े पैमाने पे करते हैं और उन्हें निवेश करने के लिए हमारे यहाँ की एक जो है संस्था है जिसका नाम सेबी है। ये सेबी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह के संस्थाओं के ऊपर कंट्रोल करती है। उन्हें सबसे पहले सेबी में अपना पंजीकरण करवाना होगा, नामांकन करवाना होगा और जो सेबी है उनका जांच करेगी अच्छे से कि कहीं ये लोग मतलब फेक तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो गलत तरीके से हमारे मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब जो है ये लोग जो है एक तरीके से हवाला के माध्यम से पैसे को ला करके मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस तरह की जो चीजें होती हैं इन सब की जांच करता है सेबी और जांच करने के बाद उन संस्थाओं को जो है परमिशन देता है निवेश करने के लिए भारत के इन जो है कंपनियों में या म्यूचुअल फंड, बीमा फंड और पेंशन फंड में। ये सारी जांच के बाद जब इन्हें परमिशन मिल जाता है तो ये यहाँ पे निवेश करते हैं और ये निवेश जो होता है ये कहलाता है विदेशी संस्थागत निवेश और इसको कंट्रोल करता है सेबी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों एग्जाम में आता है कि विदेशी जो निवेशक है उनके निवेश के ऊपर निगरानी कौन रखता है या उनको कौन परमिशन देता है या कौन कंट्रोल करता है, तो सेबी कंट्रोल करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई। एफडीआई क्या है? तो ये उच्चतर दर पर आर्थिक विकास को संभव बनाता है क्योंकि यह पूंजी, कौशल और प्रौद्योगिकी लाकर उत्पादकता को बढ़ाता है। ये क्या है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई क्या है? यानी कि जो निवेश है जो विदेशियों द्वारा किया जाता है वो प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट निवेश किया जाए और जब ये ज्यादा से ज्यादा एफडीआई यानी कि आएगा भारत में, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आएगा तो इससे हमें बहुत सारा फायदा होगा। एक तो यहाँ पे निवेश होगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है रोजगार बढ़ेगा और इन दोनों के साथ आय बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा और हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत होगी। यहाँ की वस्तुएं जो बनेंगी वो मेड इन इंडिया होंगी। तो इस तरह के जो फायदे होते हैं वो एफडीआई से होता है। यानी कि अगर हमें ज्यादा से ज्यादा एफडीआई प्राप्त हो यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हो तो हमारे यहाँ इन सारी चीजों की बढ़ोतरी होगी और बहुत तेजी से जो हमारा अर्थव्यवस्था है वो आगे बढ़ता है और ग्रोथ करता है। इसीलिए जो गवर्नमेंट है ये बहुत सारे क्षेत्रों में एफडीआई को 100% कर देती है कि आप मतलब बिल्कुल भी कोई बाउंडेशन नहीं, आप 100% जो है प्रत्यक्ष निवेश कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो हमारे यहाँ निवेश करने के लिए आए और हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जो है पूंजी का सृजन हो, बहुत ज्यादा जॉब का सृजन हो, बहुत ज्यादा जो कहिए कि सामानों का, सेवाओं का यहाँ पे उत्पादन हो और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो तेजी से आगे बढ़े। तो इसलिए एफडीआई हमारे लिए अच्छी चीज है, एफडीआई होनी चाहिए। आगे है भारत में सर्वप्रथम उद्योगों की स्थापना, समय और स्थान। यानी कि सबसे पहले जो उद्योगों की स्थापना की गई है वो समय और स्थान, उसमें कह रहा है कि पहला सामाजिक जो है उत्तरदायित्व, सामाजिक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। ये क्या है? सामाजिक कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में, एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि सामाजिक उत्तरदायित्व या जो कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व है इसके तहत जो गवर्नमेंट है वो कितनी % लेती है कंपनियों से, तो 2% लेती है। क्या होता है ये? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस कंपनी का निवल मूल्य 500 करोड़ से अधिक हो या कुल कारोबार 1000 करोड़ से अधिक हो या शुद्ध लाभ 5 करोड़ से अधिक हो। इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो टोटल कारोबार 1 करोड़ से अधिक होना चाहिए, जो निवल मूल्य है वो 500 करोड़ से अधिक होना चाहिए और जो शुद्ध लाभ है वो 5 करोड़ से अधिक होना चाहिए। 1000 करोड़, 500 करोड़ और 5 करोड़। अगर ये सारी मानक पूरा करता है कोई भी कंपनी, कोई भी संस्थान और उसका इतना जो है इनकम होता है तो उससे 3 वर्ष के शुद्ध जो आय होता है उसमें से 2% जो है गवर्नमेंट कहती है कि आप दान के रूप में या परोपकार के रूप में या मदद के रूप में दीजिए ताकि हम पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम कर सके, शिक्षा के विकास के लिए काम कर सके, कुपोषण को खत्म कर सके, भुखमरी को, गरीबी को दूर कर सके यानी कि लोगों का कल्याण कर सके। क्योंकि ये जो कंपनियां हैं ये जहाँ भी कंपनी की स्थापना करते हैं, जो संस्थाएं हैं जो कंपनी बनाते हैं तो ये वहाँ के लैंड का उपयोग करते हैं, कच्चे माल का उपयोग करते हैं, वहाँ की हवा का, पानी का, इन सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं, एनवायरनमेंट को हानि भी पहुँचाते हैं। तो इनका नैतिक दायित्व बनता है कि जिन सारी चीज़ों का उपयोग करके ये अपने आप को डेवलप करते हैं उन चीज़ों को संरक्षण भी प्रदान करें, उन सारे लोगों को ये मदद भी करें। तो इसलिए जो गवर्नमेंट है वो अगर किसी का इनकम इतना है जो आपको मैंने बताया कि कुल कारोबार 1000 करोड़ का हो
जो निबल मूल्य हो वो 500 करोड़ का हो और जो शुद्ध लाभ उनको प्राप्त होता है वो 5 करोड़ से अधिक हो, तो उस कंपनी को 3 साल का जो उसका इनकम होगा, निबल जो आय होगा, उसमें से 2% उसे जो है सरकार को सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में देना पड़ेगा, ताकि जो गवर्नमेंट है वो इस तरह के अच्छे कामों में उसको लगा करके अच्छा काम कर सके। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, ध्यान देंगे आप लोग। आगे है बौद्धिक संपदा अधिकार। बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है? यानी कि कोई अपने दिमाग से, अपने हुनर से किसी नई जो है सेवा का, किसी नई वस्तु का सृजन करता है, कोई नई चीज का आविष्कार करता है, कोई नई चीज को बनाता है, तो उस पर उसका अधिकार होता है, उसी को कहा जाता है कि बौद्धिक संपदा अधिकार। तो इसमें देखिए आप ध्यान देंगे, बौद्धिक संपदा के अंतर्गत दिमाग की कोई रचना, आविष्कार, साहित्यिक भी हो सकता है, कलात्मक भी हो सकता है, इस तरह का कोई भी कार्य वाणिज्यिक उपयोग हेतु चिन्हों का या नाम का या चित्रों का प्रयोग, ये सारी चीजें क्या होती है? बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत आती हैं। यानी कि ये सारी चीजें लोग अपना दिमाग लगा करके अपने विवेक से निर्माण करते हैं, इसीलिए इस पर इनका अधिकार माना जाता है। औद्योगिक संपदा क्या है? नए आविष्कार के लिए पेटेंट प्रदान करने और ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक संकेतक आदि। यानी कि औद्योगिक जो संपदा है वो क्या है? तो इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा? नए आविष्कार के लिए पेटेंट दिया जाता है और इसके अलावा ट्रेडमार्क भी दिया जाता है, इसके अलावा औद्योगिक डिजाइन भी होता है और भौगोलिक संकेतक भी होता है। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान देंगे आप लोग कि पेटेंट क्या है। पेटेंट जो है, अगर कोई व्यक्ति किसी नई चीज का आविष्कार करता है, किसी वस्तु का या सेवा का सृजन करता है, या उस वस्तु को बनाने के तरीके को ईजाद करता है, या तो वो वस्तु को बनाए या वस्तु के बनाने का तरीका, टेक्निक जो है वो ईजाद करता है, ढूंढता है, तो उसे पेटेंट दे दिया जाता है। और जो पेटेंट है ये हमारे यहाँ 1970 के अधिनियम से शुरू किया गया था और 1972 में ये पेटेंट विधि लागू कर दिया गया था। 2005 में पेटेंट अधिनियम में सुधार करके या संशोधन करके दवाओं पर भी पेटेंट दिया जाने लगा। यानी कि कोई भी कंपनी या व्यक्ति अगर किसी नई दवा का, किसी नई चीज का आविष्कार करता है, कोई नया चीज अपने दिमाग से इजाद करता है, तो उसके बनाने की टेक्निक या उस जो बनी हुई वस्तु है उस पर उसको पेटेंट दिया जाता है। आगे है कॉपीराइट और इससे संबंधित अधिकार। साहित्यिक एवं रचनात्मक कार्यों के लिए, जैसे उपन्यास, कविता, नाटक, फिल्में, संगीत, चित्र, तस्वीर, मूर्तियाँ, इन सब को जो है पेटेंट दिया जाता है या इन सब को जो है संरक्षण दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर कोई भी व्यक्ति इनमें से किसी भी चीज का आविष्कार करता है, नई चीज बनाता है, नई चीज जो है लिखता है, क्रिएट करता है, तो उसको गवर्नमेंट क्या करती है? संरक्षण देती है, इसको पेटेंट देती है कि आपका इस पर अधिकार है, आप इस पे अगर कोई भी काम करेगा तो आपसे पूछ करके करेगा, और अगर किसी को करना है तो वो आपसे परमिशन लेगा, बदले में वो पैसे भी देगा। यानी कि दो तरह का संरक्षण देती है गवर्नमेंट, एक पैसे के रूप में और एक नैतिक रूप में। पैसे के रूप में क्या? जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज आविष्कार किया और उसे कोई कंपनी जो है मार्केट में बेचना चाह रही है बना करके, तो आपसे वो परमिशन लेगी कि हम आपको इसके बदले में इतना पैसा देंगे, आप अपना आविष्कार जो है वो हमें बता दीजिए, हम उसे जो है मार्केट में लाएंगे और बदले में हम आपको ढेर सारे पैसे देंगे। तो अगर आप उसके लिए राजी हो जाते हैं तो आप ये दे सकते हैं और उसके बदले में आप पैसे दे सकते हैं। दूसरा है नैतिक संरक्षण, यानी कि नाम आपका होना चाहिए। कोई आप मतलब आप चाहते हैं कि नहीं हमें पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ हमारा नाम हो जाए कि ये चीज़ हमने ढूंढा है, इजाद किया है, तो जो भी कंपनी या जो भी व्यक्ति उस चीज़ का मतलब जो है आगे निर्माण करेगा वो उस पर आपका नाम होगा या आपके द्वारा बनाए गए चीज़ का प्रचार किया जाएगा, तो ये नैतिक संरक्षण होता है। तो गवर्नमेंट दोनों तरह का संरक्षण देती है, यानी कि आप पैसे के बदले किसी को अपने पेटेंट को दे भी सकते हैं और नैतिक रूप से भी आप किसी को दे सकते हैं कि वो आपके नाम को प्रचार प्रसार करे या आपको फेमस करे। और ये 20 वर्षों का होता है। कोई भी पेटेंट किसी व्यक्ति को जो दिया जाता है, कॉपीराइट दी जाती है, तो वो 20 वर्षों के लिए दिया जाता है। 20 वर्षों तक आपके उत्पाद को, आपके सामान को या आपकी रचना को अगर आपसे कोई प्राप्त करेगा तो उसे पैसा या नैतिक रूप में आप जैसा चाहेंगे आपके लिए कार्य करना होगा, अन्यथा 20 वर्षों के बाद वो आपके हाथ मतलब वैसे निश्चित
या कंप्यूटर का कोई मतलब जो प्रोग्राम या ऐसे कोई पार्ट उसका आपने डिजाइन किया है, या कोई भी डाटाबेस कुछ भी आपने जो बनाया है उस पर आपको इतनी सारी चीज़ों का संरक्षण मिलेगा। और ये दो तरह का होता है, एक आर्थिक अधिकार और एक नैतिक अधिकार। मैंने अभी आपको बताया कि आर्थिक रूप से आपको वो पैसे देंगे और नैतिक रूप से वो आपकी मदद करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि आर्थिक अधिकार और नैतिक अधिकार। दूसरा है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या है? किसी एक उद्यम की सेवाओं और वस्तुओं को दूसरे उद्यम की सेवाओं और वस्तुओं से अलग करने के लिए भौगोलिक संकेत, यानी कि अलग करने के लिए जो है ये दिया जाता है। ट्रेडमार्क क्या है? तो मान लीजिए एक ही तरह की बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं, लेकिन अलग अलग कंपनियों के द्वारा वस्तुएं बनाई जाती हैं, तो उनको जो है अलग करने के लिए उनकी पहचान जो है लोगों के सामने हो, या लोग उसको जो डिफाइन कर सके कि ये किस कंपनी का है और ये किस जो है क्वालिटी का है, इसको जानने के लिए जो है ट्रेडमार्क दिए जाते हैं, जिसको देख करके लोग समझ लेते हैं कि हाँ मतलब जो है ये चीज़ अच्छी होगी या नहीं अच्छी होगी। जैसे SI मतलब ISI मार्क होता है, तो उससे पता चलता है कि सामान जो है वो मजबूत होगा। जैसे आप देखते हैं इको मार्क है, तो उसको देख के लगता है कि नहीं पर्यावरण के अनुकूल होगा। जैसे होल मार्क है तो पता चलता है कि जो आभूषण है या जो सोना है वो शुद्ध होगा। तो इसी तरह से ट्रेडमार्क दिया जाता है कि वस्तुओं के ऊपर विश्वास और वस्तुओं को पहचानने के लिए ट्रेडमार्क जो है वस्तुओं पे लगाए जाते हैं। ये चित्र भी हो सकते हैं, ये रेखा भी हो सकते हैं, ये कलर भी हो सकते हैं, ये सुगंध भी हो सकता है, ध्वनि भी हो सकता है, या त्रिविमीय कोई भी संरचना हो सकती है जिससे आप उस वस्तु को जो है डिफाइन कर सके, पहचान सके, या दूसरी वस्तुओं के साथ उसको जो है अलग कर सके, उसी को कहते हैं ट्रेडमार्क। आगे है ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट्स क्या है? यानी कि जो है जो व्यापार होते हैं उसमें कुछ सीक्रेसी रखा जाता है। जैसे कोई कंपनी है तो वहाँ पे क्या वस्तुएं बनने वाली हैं, उसमें कौन कौन से मटेरियल पड़ेंगे और वो किस विधि से बनाया जाएगा, उसका क्या मूल्य होगा, वो किस तरह से उपभोक्ता के सामने आएगा, किस मात्रा में आएगा, कब आएगा, ये सारी चीजें जो है कंपनी के लोग सीक्रेट रखते हैं, उसको दूसरों को बताते नहीं है, क्योंकि अगर दूसरी कंपनी के लोग जान जाएंगे वो सारी चीजें तो उन्हें मतलब जो चीजों को मिला करके वो भी सामान बना सकते हैं। इसलिए इन सारी चीजों को सीक्रेट रखा जाता है, गोपनीय रखा जाता है, और कंपनी के कुछ खास जो लोग होते हैं वही जानते हैं कि वो क्या बनाने वाले हैं, कैसे बनाने वाले हैं और क्या चीजें उसमें मिलाएंगे और कब वो आएगा मार्केट में और किससे बेचा जाएगा और कितनी मात्रा में आएगा, ये सारी चीजें वो सीक्रेट रखते हैं। अगर ये सीक्रेसी कोई लीक कर देता है तो उसके ऊपर कानूनी रूप से कार्रवाई किया जाता है, उसे पनिशमेंट दिया जाता है, उसे सजा दिया जाता है, क्योंकि इस पर जो है वो कंपनी का अधिकार होता है, उसे कोई लीक नहीं कर सकता। तो इसी को कहा जाता है ट्रेड सीक्रेट्स। आगे है मेक इन इंडिया। इंपॉर्टेंट है बच्चों की एग्जाम में बहुत आता है। ये 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। मेक इन इंडिया को भारत सरकार द्वारा भारत के निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है, यानी कि भारत में नए नए चीजों का निर्माण हो और जो चीजें हैं वो मेक इन इंडिया उस पर लिखी जाए, या जो वस्तुएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका निर्माण भारत में है हो और उस पर भारत में बना हुआ लिखा हो, यानी कि हमारे यहाँ जो वस्तुएं हैं वो ज़्यादातर जो मार्केट में मिलती है मेड इन चाइना और मेड इन दूसरे देशों से होते हैं, तो भारत सरकार चाहती है कि उसकी जगह पे जो वस्तुएं हैं उस पर मेड इन इंडिया लिखा हो, वो वस्तु हमारे यहाँ की हो, उसमें गुणवत्ता हो, क्वालिटी हो। तो इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए जो गवर्नमेंट है वो मेक इन इंडिया कार्यक्रम को शुरू की है कि ज़्यादातर जो युवा वर्ग है वो इसकी तरफ आगे बढ़े और जो है अपने लिए रोजगार का सृजन करे और वस्तुओं का निर्माण करे। ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का निर्माण हमारे देश में हो, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग किया जाए, इसीलिए इसका नाम रखा गया मेक इन इंडिया। और ये शुरू कब हुआ है? तो 25 सितंबर 2014 को ये शुरू किया गया था। ऐसे ही एक और प्रोग्राम है, देख सकते हैं आप, जो है शुरू किया गया था स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत कब हुई है? 16 जनवरी 2016 को। 16 जनवरी 2016 को स्टैंड अप इंडिया का शुरुआत किया गया है। इसका मेन मोटिव क्या है कि जो युवा वर्ग है या जो कार्यशील लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है वो जो है पैसे उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करे या बैंक के द्वारा या योजनाओं के द्वारा लोगों को पैसे प्रोवाइड किए जाए ताकि वो अपने पैरों पर स्टैंड हो सके और खुद ही अपने लिए रोजगार सृजन करें और दूसरों को भी रोजगार प्रोवाइड करें और ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का, ज़्यादा से ज़्यादा जो पूंजी का क्रिएशन हो भारत में, सेवाओं का सृजन हो भारत में, और जो युवा है वो स्टैंड करे अपने पैरों पे और अपनी एक पहचान बनाए, वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के भरोसे ना रहे बल्कि कुछ नया वर्क करे, कुछ नया क्रिएशन करे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने शुरू किया है नया एक और प्रोग्राम स्टैंड अप इंडिया
16 जनवरी 2016 को इसको शुरू किया गया था। एक और भी प्रोग्राम है जो है स्टैंड अप इंडिया, सॉरी मुझे 2 बार हो गया स्टार्टअप। ये आपका है एक स्टार्टअप है और एक स्टैंड अप है, यानी कि यहाँ पे आप देखें ये स्टार्टअप है, मैंने इसको स्टैंड अप कर दिया था। स्टार्टअप इंडिया है यानी कि भारत में शुरुआत कीजिए, अभी से शुरुआत कीजिए, यानी कि जब से आप शुरू करेंगे तभी से कुछ बेहतर कर लेंगे। तो ये आपका स्टार्टअप इंडिया है 16 जनवरी 2016 का, और जो आपका तीसरा है ये आपका स्टैंड अप इंडिया है। तो स्टार्टअप स्टैंड अप दोनों इंपॉर्टेंट है। मेक इन इंडिया, उसके बाद आपका है स्टार्टअप इंडिया, उसके बाद है स्टैंड अप। जो स्टैंड अप है ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को विशेष करके प्रोत्साहन देने के लिए, या उनको एक पहचान देने के लिए, या उनको भी समाज से, उद्योग धंधों से, इन सारी चीज़ों से जोड़ने के लिए शुरू किया गया है। क्योंकि आपको पता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाएं भी इन सारे क्षेत्रों में पिछड़ जाते हैं, तो इनको भी मुख्य धारा में लाने के लिए, इनके हुनर को उभारने के लिए, या इनके अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए, या इनको भी रोजगार जो प्रोवाइड करने के लिए, पहचान देने के लिए गवर्नमेंट ने स्टैंड अप इंडिया शुरू किया है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है, और इनको जो है विभिन्न संस्थाओं से वित्त पोषण की व्यवस्था की गई है, ताकि ये भी अपने अंदर के हुनर को जो है निखार सकें या अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो ये आपका लास्ट जो है वो स्टैंड अप इंडिया है, और ये आपका स्टार्टअप इंडिया है, और ये आपका मेक इन इंडिया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो टर्म्स हैं बच्चों, इसको आप लोग ध्यान देंगे। आज आपका ये पार्ट भी समाप्त हो गया है, और कल आपका नया टॉपिक शुरू होगा सेवा क्षेत्र। आई होप आप लोगों को बहुत